करीब 55 साल की एक महिला के सामने लगभग 12 साल की एक लड़की दिख जाती है और जैसे वो लड़की दिखाई देती है 55 साल की महिला उसके पैरों के पास जाती है, पैर छूते हुए उससे आशीर्वाद लेते हुए कहती है कि देवी मुझे आशीर्वाद दे दो। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये 55 साल की महिला मेरे पैरों में क्यों गिरी हुई है। तभी उस लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ ने जैसे ही इशारा किया, फिर उस लड़की ने भी अपने हाथ वैसे ही कर दिए। वो महिला खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद उस लड़की की माँ से बोलती है, देखो तुम्हारे घर में एक देवी का जन्म हुआ है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, इसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, ये जहां भी रहेगी जहां जाएगी उसी का भला कर देगी। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी, वो लड़की मुस्कुराते हुए अपनी माँ के साथ चली जाती है। लेकिन जब जब वो लड़की उस महिला के सामने पड़ती है, वो महिला उसके पैरों में गिरती है, उससे हमेशा की तरह आशीर्वाद लेती है, कहती है देवी मुझ पर कृपया बना रखना, कभी मुझे दिक्कत परेशानी मत होने देना। एक दिन उस महिला के पास ये खबर लगती है कि जिसे वो देवी मानती थी उसका किसी ने कत्ल कर दिया है, हत्या कर दी है, और हत्या वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में की है। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर खून ना लगा हो। साथ ही उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस प्राइवेट पार्ट के अंदर बांस डाल दिया गया था। बांस के छोटे छोटे टुकड़े जब उसके प्राइवेट पार्ट से निकलते हैं तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। यही खबर पूरे थाना क्षेत्र में, फिर पूरे जिले लेवल पर, इसके बाद प्रदेश भर में यह खबर फैलती है। तो लोगों को बेइंतहा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। गांव हो या शहर हो, प्रदेश में हर जगह लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उबाल फैल जाता है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाजार बंद हो जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर के कैंडल मार्च निकालते हैं और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग कर बैठते हैं। इसी बीच में एक लड़का होता है, नंगी तलवार लेकर सड़क पर उतर जाता है और कहता है कि चाहे मुझे फांसी के फंदे पर क्यों ना चला दिया जाए, मैं कातिलों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब इस तरह की बात थी, सोशल मीडिया पर यह बयान उसका बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो जाता है। मामला फिर हाई कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले को संज्ञान में ले लेता है और जहां देखो वहां पर इस घटना को लेकर चर्चा होना शुरू हो जाती है। वो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है और दिल्ली के उस निर्भया हत्याकांड से भी इस घटना को जोड़कर देखने लगते हैं। पुलिस के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे की इतनी भयानक वजह हो सकती है, और जो कातिलों के चेहरे सामने आते हैं तो लोग उन्हें देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 25 मार्च 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। झारखंड प्रदेश में जिला लगता है हजारीबाग, और हजारीबाग जिले के अंदर एक थाना है विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ में एक गांव लगता है जिसका नाम है कुसुम्बा। कुसुम्बा गांव की यह बात है। रेशमी देवी नाम की एक महिला होती है, उसकी ही एक बेटी है, जो बेटी रात भर से गायब थी। बेटी को ऐसी कौन सी जगह थी जहां तलाशा नहीं गया था, लेकिन सुबह सुबह खबर लगती है कि 8:30 बजे के आसपास मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के पीछे जो बांस की झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों में उनकी बेटी पड़ी हुई है। जब उस बेटी को देखने के लिए जाते हैं तो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन खून से पूरी तरह से नहाई हुई थी। ये बात वो महिला सीधा थाने जाती है। थाने जाने के बाद हाथ जोड़ते हुए थानेदार के सामने कहती है कि साहब, उसकी बेटी का पहले तो अपहरण कर लिया गया, उसके बाद उसकी बेटी का गैंगरेप किया गया है, उसके बाद उसकी बेटी को बहुत दर्दनाक तरीके से मौत दी गई है। पुलिस वालों ने एकदम मामले को गंभीरता से लिया। गांव पहुंचते हैं, उसकी लड़की के शव को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और यहीं से पता चल जाता है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर बांस डाला गया है। बस ये बांस डालने की जो सूचना थी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब गांव के लोग थे वो सड़कों पर उतर आते हैं। उसके बाद फिर तहसील के लोग, जिले के लोग, प्रदेश के लोग, सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अगर 3 दिन तक उस लड़की की लाश को अंतिम संस्कार करने ही नहीं दिया जाता। लोग धरना प्रदर्शन तो कर रहे थे, कैंडल मार्च में निकाल रहे थे, और फिर अब विपक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों या और नेता हों, सड़कों पर उतर जाते हैं। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हों या लड़कियां हों, महिलाओं हों, कोई भी हो, जो जहां देखो वहां सड़कों पर उतरे हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके कातिलों को पकड़ा जाए, पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। यही नहीं, जो वहां आसपास के इलाके के लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियां खुद इस घटनाक्रम को लेकर विरोध करने पर उतर आती हैं। लड़कियां कह रही थी कि हमारे हाथ में इन हथियारों को दे दो, अगर हमारे हाथ में दे दोगे तो हम इन्हें खुद नोच कर खा जाएंगे, मार देंगे। इस तरह का गुस्सा था, इस तरह का उबाल था। जहां जहां तक बात पहुंच रही थी, बस लोगों में गुस्सा ही था। एसडीओपी बैजनाथ प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाता है। डीआईजी, एसपी, डीसी, ये तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करने वालों को, प्रदर्शन करने वालों को रोकते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि हम इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सकेगा खुलासा कर देंगे, लेकिन आप शांति बनाए रखिए। लेकिन लोगों में इस कदर उबाल था कि 12 घंटे लगातार पूरा मार्केट बंद कर दिया जाता है, एक भी दुकान नहीं खुलने दी जाती है। कहा जाता है कि कातिल को पकड़ लो
और बहुत ज़्यादा जब हंगामा होता है तो आखिरकार पुलिस के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। दिल्ली की उस घटना से जब निर्भया कांड होता है, उस लड़की के साथ कई लोग बलात्कार करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर लोहे जैसी रोड उसके अंदर डाल देते हैं, तो उस घटना से इस घटना की तुलना होने लगती है। घर घर में लोगों में उबाल फैल जाता है। कहते हैं कि जैसे दिल्ली में हुआ है वैसे ही झारखंड में हुआ है। इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश भर में जब बवाल मचा दिया था तो पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था। पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जितने लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिन जिन लोगों पर शक था, जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पुलिस को इस मामले में कोई सफलता मिली ही नहीं रही थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस पर भी दबाव पड़ रहा था। पूरे बाजार भी बंद कर दिए जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर ही रहे थे। कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है तो कोई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो आनी शुरू हो जाती हैं विरोध प्रदर्शन की। इसी बीच में पुलिस ने फिर अपने सूत्र भी लगाना शुरू कर दिए। सूत्रों के साथ साथ जो महिला होती है जिसकी बेटी गायब हुई थी, उसी के ही मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद फिर बहुत सारी बातें, और गांव में जो मुखबिर तंत्र लगाया गया था, मुखबिर तंत्र के माध्यम से एक महिला का नाम सामने आता है। उस महिला का नाम होता है शांति देवी उर्फ भगतनी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। वो एक ऐसी महिला है गांव की जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है, तंत्र मंत्र करती है। उसके पास किसी भी प्रकार का मरीज, किसी भी प्रकार का व्यक्ति आ जाए, उसी का वो इलाज करना शुरू कर देती है। अब चाहे ग्रह कलेश हो या वशीकरण हो, व्यापार में घाटा हो, नजर का साया हो, ऐसा कुछ भी मामला हो, जो भी कोई आता है वो जाकर सीधा शांति देवी उर्फ भगतनी के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आया करती थी रेशमी देवी। पहले तो अपनी भूमि विवाद को लेकर आया करती थी, बाद में वो आती है तो अपनी बेटे को लेकर कि उसका बेटा मानसिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से भी अक्षम है, यानी कि वो मानसिक रूप से भी दिक्कत में है और शारीरिक रूप से भी उसका ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है। रेशमी देवी अपने बेटे को ठीक कराना चाहती है। एक दिन अपने बेटे को लेकर जब शांति देवी के पास पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद गांव के कुछ और भी लोग थे जिन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा था। इसी बीच में लगभग 12 या 13 साल के आसपास की जो उसकी छोटी वाली बेटी होती है, बेटी जैसे सामने पड़ती है तो वो अपना अनुष्ठान करते हुए उठ जाती है। उठने के बाद तुरंत ही अपनी उसकी बेटी के पास जाती है और बेटी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। कहती है ये तो साक्षात देवी है, किसकी बेटी है ये? वो लड़की खुद एकदम से डर जाती है, सोचती है कि इस तरह की कैसी बातें कर रही है। उस लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा और जैसे ही माँ ने इशारा किया तो उस लड़की ने भी आशीर्वाद दे दिया। वो महिला जो थी, तांत्रिक जो थी, वो उससे आशीर्वाद लेना ही चाहती थी। उसने कहा कि देखो ये देवी है, इसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, ये जिस घर में जाएगी, जहां जाएगी, उसके घर का पूरा बिल्कुल बेड़ा पार कर देगी, बिल्कुल एकदम सुख शांति लेके आ जाएगी। इस तरह की बात थी। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस भी अब इस महिला के पीछे लग जाती है, यानी कि पुलिस अब शांति देवी उर्फ भगतनी के पीछे लग जाती है, जानने के लिए कि आखिरकार क्या इस हत्याकांड में इस महिला से भी कुछ लिंक है कि नहीं है। उधर पुलिस ने सीडीआर वगैरह भी निकलवानी शुरू कर दिया था। तो सीडीआर के माध्यम से पता चलता है कि महिला के कांटेक्ट में तो थी, तभी पुलिस ने शांति देवी को पकड़ लिया। और शांति देवी को पकड़ने के बाद साथ ही रेशमा जो होती है, रेशमी देवी, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि उससे भी बातचीत करना शुरू कर दिया। और इनकी बातचीत के आधार पर एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है भीमराम। भीमराम को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तीनों से बारी बारी से जब बातचीत की है तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। और चौंकाने वाली बात सामने कुछ ऐसे आती है कि शांति देवी जो तांत्रिक महिला होती है, उसने वक्त दिया था, समय दिया था। उसने कहा कि एक काम करना, जब तुम अपने बेटे को ठीक ही कराना चाहती हो, उसका इलाज कराना चाहती हो, मानसिक रूप से ठीक हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा बेटा सुंदर भी हो जाएगा, इस तरह की बात है। लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा, इस बार जो राम नवमी आएगी, अष्टमी का जो पर्व होगा, अष्टमी के दिन रात 9 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना। पूरा गांव उस दिन मंगला जुलूस में होगा, तुम अपनी बेटी को लेकर ही आना और साथ ही एक ताकतवर आदमी को लेकर आना। हमें एक ताकतवर आदमी की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि महिलाएं उसमें कुछ काम नहीं कर सकती हैं। जैसे ही रेशमी देवी को यह बात पता चलती है तो रेशमी देवी अपने साथ अपनी बेटी को लेकर, जबकि अपने बेटे और बड़ी वाली जो बेटी होती है उसे जो मंगला जुलूस होता है वहीं छोड़ी जाती है, और साथ में वो आ जाती है और लेके आती है अपने प्रेमी को जिसका नाम होता है भीमराम। ऐसा बताते हैं गांव के लोग कि लगभग 10 साल से इस महिला के वो कांटेक्ट में था, संपर्क में था, उन दोनों के प्रेम संबंध थे। क्योंकि जो इस महिला का पति है वो बंबई में रहता है, वही नौकरी वगैरह मजदूरी जो भी करता है, लेकिन गांव में जो उसका प्रेमी है भीमराम, उसके हमेशा वो साथ रहता है, उसकी मदद करता है, जैसी भी मदद चाहती है, जैसा भी वो उससे कराना चाहती है। ऐसे ही रात 9 बजते हैं, 9 जैसे ही बजते हैं तो रेशमा देवी सीधा अपनी बेटी और उस प्रेमी के साथ वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर वहां पर पूरी तरह से अनुष्ठान कर दिया जाता है, पूरी तैयारी कर दी जाती है। घर में एक मंदिर होता है, मंदिर में पूजा पाठ का पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। उसी बीच में कहा जाता है कि जो दक्षिणा है वो दीजिए। दक्षिणा वो 20 रुपए ही दे पाती है, जबकि बात तय हुई थी 251 रुपए की।
जब से 251 रुपये मांगे जाते हैं उसने कहा बस मेरे पास तो 20 रुपये ही हैं, इससे जो कुछ काम करना है कर दीजिए। लेकिन इस बात पर तांत्रिक महिला जो शांति देवी उर्फ भगतनी होती है उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। उसने कहा कि जितना काम कहा तुमने भी उसमें अधूरा काम किया है। इसके बाद उस जो बच्ची होती है उसको काजल लगाया जाता है, काजल लगाने के बाद उसको सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर लगाने के बाद उसको इलायची दाना दिया जाता है खाने के लिए। वो बच्ची उसे खा लेती है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तंत्र मंत्र शुरू हो जाते हैं और ये आराम से बैठे हुए होते हैं। इसी बीच में उस लड़की को एक जगह लेटा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि बेटा तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक हम तुमसे ना कहें अपनी आंखों को बिल्कुल भी मत खोलना। अब जो ताकतवर आदमी था यानी कि एक पुरुष को बुलवाया गया था, अब उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। उससे कहा जाता है कि तुम इसका गला पकड़ो और दबाना शुरू कर दो। जैसी दबाने वाली बात आती है, वो लड़की इससे पहले की चीख थी, चिल्लाती, तो उसके चीखने चिल्लाने को भी शांत कर दिया जाता है। जो माँ होती है, सगी माँ, उसके पैरों को पकड़ लेती है। सगी माँ ने पैरों को पकड़ा, जो उसका प्रेमी होता है उसने गला दबाना शुरू कर दिया। और इसी बीच में शांति देवी उर्फ भगतनी होती है, वो एक के बाद एक मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वो लड़की तड़प रही थी, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन दो ताकतवर आदमी उस 12-13 साल की लड़की के साथ जो कर रहे थे, वो वाकई अपने आप में उसके सामने उसकी कोई विसात नहीं होती है। और कुछ ही देर के बाद वो एकदम अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही उस लड़की ने दम तोड़ा, दम तोड़ने के बाद फिर वो जो बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाती है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तभी वो तांत्रिक महिला जो होती है एक बांस का इंतजाम करती है और बांस का इंतजाम करने के बाद इस उसकी माँ यानी कि रेशमी देवी से कहती है कि इसके जो शरीर पर कपड़े हैं उनको उतार दो। जो उसने कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को उतार दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक बांस डाल दिया जाता है। बांस को एक बार कई बार ऐसे ही डाला जा रहा था, वो मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। और वो ये बताया जाता है कि इसी बीच में जो भीमराम होता है उससे कहा जाता है कि इसका हमें ब्लड चाहिए, खून चाहिए, खून मिलेगा तो उसके बाद फिर कुछ और क्रियाएं करनी है। इसी बीच में एक पत्थर का पहले से इंतजाम कर रहा था, पत्थर को उस लड़की के सर में मारा जाता है और जैसे पत्थर सर में मारा था है तो उसमें खून निकलने शुरू हो जाते हैं। उसमें से खून निकल रहे तो उसके बाद उसमें निकले हुए ब्लड को उस लड़की के पूरे शरीर पर लेप लगाया जाता है। और लेप लगाने के बाद फिर से ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद और जब ये पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद तो शांति देवी उर्फ भगतनी उस रेशमी देवी से कहती है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अनुष्ठान पूरी तरह से एकदम से सही हुआ है, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसकी लाश को उस जो मिडिल स्कूल है उसके पीछे बांस की जो झाड़ियां हैं पास में वहीं फेंक दिया जाता है। जब गांव के लोग उस लड़की को तलाश कर रहे थे, वो लड़की मिल जाती है जिस रूप में मिलती है। पहली बार में उसे देखने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था जिससे कई लोगों ने मिलने के बाद उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया है, यानी कि गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। यही कारण है कि जहां जहां तक ये बात फैल रही थी वहां वहां तक लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल जाता है। लेकिन जो लोग तलवार लेकर घूम रहे थे कि हम कातिलों को मार देंगे, भले चाहे फांसी के फंदे पे क्यों ना चढ़ जाएं, लेकिन जब इस घटना को देखा जाता है उसके बाद सब लोग शांत पड़ जाते हैं कि सगी माँ ने ही अपनी बेटी की इस तरह से हत्या की है, अपने ही बेटे को ठीक कराने के लिए। क्या किसी तंत्र मंत्र के माध्यम से कोई ठीक हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन शांति देवी ने जिस तरह का रास्ता दिखाया था, रेशमी देवी को लगने लगता है कि वही सब कुछ है। लेकिन इस घटना के बाद उसके प्रेम संबंधों की कहानी भी सामने आ जाती है और जिससे वो प्रेम संबंध कर रही थी, जिसके बहुत नजदीक थी, उसने अपनी भाभी का भी हत्या की थी, साथ ही किसी और की भी हत्या की थी। पहले से ही वो 2 मर्डर में था। और उसके बाद बात को लेकर पुलिस वालों ने इन तीनों यानी कि रेशमी देवी जो मां थी, 1 अप्रैल 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, भीमराम को भी गिरफ्तार कर लिया, शांति देवी उर्फ भगतनी को भी गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया। इस मामले की गूंज कुछ इस कदर फैल जाती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग हो या राज्य महिला आयोग हो या फिर हाई कोर्ट हो, इन्होंने स्वतः ही संज्ञान लिया था और तमाम विरोध प्रदर्शन धरने हो रहे थे। और जब इस घटनाक्रम में खुलासा होता है तो जितना ये माहौल एकदम गर्म था उतना एकदम से ठंडा हो जाता है। लोग कहते हैं कि अच्छा, इस घटना के क्रम के पीछे की ये वजह है। तो लोगों ने बिना सोचे समझे पर जब हंगामा करना शुरू किया है तब कुछ और प्रतिक्रिया थी। अब जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कुछ और प्रतिक्रिया हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कई बार इस तरह की जो घटना होती है तो पुलिस को कुछ समय भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रेशर माके कई बार पुलिस से गलत केस भी खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लगातार मीडिया का ट्रायल शुरू हो जाता है, पब्लिक का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, तो फिर घटनाक्रम किसी और दिशा में चला जाता है और जो असली कातिल होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन पुलिस ने भले चाहे कितने ही प्रेशर में रहकर काम किया, पुलिस ने जो दावा किया है कि जो घटनाक्रम का खुलासा किया है उससे लोग तो खैर संतुष्ट हैं ही, लेकिन इस मामले में
राष्ट्रीय महिला आयोग अभी अपनी तरफ से इसमें जांच रिपोर्ट लेगा, हर किसी से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने कोई नई कहानी बना दी हो। अब जो भी है वो पुलिस और जो जांच पड़ताल करने की टीम है वो अपना कर रही है, लेकिन जो भी सामने आया है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। गाजीपुर के रहने वाले हैं अभिषेक राज और सचिन यादव। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राशि चौहान है, हर्षित शर्मा, हाफिज रिजवान, पवन लोधी, परवीन अग्रवाल, हरपाल सिंह, विवेक कुमार, मुकेश सिंह, जोगिंदर सिंह, विमलेश मेहता, निकी सुरेश, पूजा भारद्वाज, रियाजुद्दीन ठाकुर, प्रशांत चौहान, नुशाद खान, उपेंद्र सिंह, नरेश बघेल, अजहर चौधरी, मनोज मिश्रा, रुपेंद्र कुमार, भोला कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।